हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बायोलॉजी। हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। और उसके बाद हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यूज, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है जो नोडल टिश्यूज का बना है। नोडल टिश्यूज क्या होते हैं? नोडल टिश्यूज जो है वो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं जो अपना एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने कंडक्शन फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि एसए नोड जो होता है वो एक तरीके का नोडल टिश्यू है। एसए नोड नोडल टिश्यू है जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, और फिर ये सिग्नल जो है ना एसए नोड से कहाँ पहुँचते हैं? एसए नोड से सिग्नल पहुँचते हैं एवी नोड के पास। ठीक, फिर एवी नोड से ये पहुँचते हैं एवी बंडल के पास, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। फिर एवी बंडल से सिग्नल पहुंचता है एवी बंडल ब्रांचेस के पास, बंडल ब्रांचेस के पास। ओके, और फिर बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर के पास। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। सबसे पहले एसए नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, फिर एसए नोड से सिग्नल पहुंचता है एवी नोड के पास, देन एवी बंडल के पास जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। उसके बाद बंडल ब्रांचेस के पास पहुंचता है, फिर बंडल ब्रांचेस से बहुत सारे पुरगिंजे फाइबर्स निकलते हैं और इस तरीके से सिग्नल को जो है ना पूरे हार्ट में फैला दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप ये देखिए जो एसए नोड है ना ये सिग्नल को खुद ही जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल को खुद ही जनरेट कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग ऑटो एक्साइटेबल सेल बोलते हैं, नोडल टिश्यूज बोलते हैं। और इस तरीके के रेगुलेशन को, ये जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आप देख रहे हैं ना, इस तरीके के रेगुलेशन को हम लोग ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। तो यही आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब ऑटो रेगुलेटेड। ठीक है, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यूज, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। तो आई होप ये लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac functions through autonomic nervous system। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अभी तक हम लोग ये जो कह रहे थे ना कि एसए नोड खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एसए नोड एक तरीके का नोडल टिश्यू है जो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। लेकिन देखिए जब हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो हाइंड ब्रेन हमें पता है, हाइंड ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन? मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है, मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। तो ये जो मेडुला है ना इसमें न्यूरल सेंटर्स पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूरल सेंटर हैं ये इस एसए नोड की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग न्यूरल रेगुलेशन की भी बात कर रहे हैं। तो एसए नोड जो है ना, ये जो मेडुला में न्यूरल सेंटर पाए जाते हैं वो एसए नोड की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। फिर देखिए समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा कि जब हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 तरीके के नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए ये किस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ऐसे नोड को रेगुलेट करते हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा। क्या कि नहीं कर जाएगा, जैसे अभी हम लोग बैठ करके नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट है। तो इस वजह से क्या हो रहा है,
इस वजह से हमारी हार्ट बीट नॉर्मल है, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल है। ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी नॉर्मल है, हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम भी नॉर्मल है, और इस वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो भी नॉर्मल है। ठीक, फिर देखिए, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक से मान लीजिए भूकंप आ गया, तब क्या होगा? या हम मान लीजिए किसी वजह से कुछ डर जाते हैं, या मान लीजिए हम लोग शाम को टहल रहे हैं और अचानक से जो है कुत्तों ने दौड़ा लिया, तो क्या होगा? जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लीजिए हम डरे हुए हैं या कुत्तों ने दौड़ा लिया तो हमको भागना पड़ रहा है, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जब हम लोग डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है। हार्ट बीट के इंक्रीज कर जाने से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाती है, और जब हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मली जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, तो हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मल रहती हैं। ठीक, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये कब एक्टिवेट होता है? जब हम लोग घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में पढ़ते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये हार्ट बीट इंक्रीज है ना, इसलिए हम कह देते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कम करता है या डिक्रीज करता है। देखिए, इसको पढ़िए, अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, ये आपको याद रखना है कि ये न्यूरल सेंटर कहाँ पे मौजूद है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये किसका पार्ट है? ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, फिर देखिए, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स part of ANS. ANS means autonomic nervous system can increase the rate of heartbeat। ये आपको याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकता है। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये PYQs हैं, आपको याद रखने हैं। On the other hand, parasympathetic neural signals, another component of the ANS, decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output। ठीक है, फिर देखिए, ये लिखा हुआ है, adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output। ठीक, तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, आई होप आपको क्लियर होगा। हमें यहाँ पे याद रखना है कि पहली बात, एसए नोड जो है वो एक तरीके का नोडल टिश्यू है जो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। उसके अलावा ये जो एसए नोड है ना, इसकी एक्टिविटी को जो न्यूरल सेंटर मौजूद हैं मेडुला में वो मॉडरेट कर सकते हैं। किस तरीके से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, तो जब हम डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, उस समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, हमारी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, चूंकि हम इसके कंपैरिजन में, हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में इसको पढ़ते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट को कम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इस स्लाइड में हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो है हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। ठीक, देखिए, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। तो नॉर्मल की रेंज क्या है ये आपको याद होनी चाहिए, 120/80। ओके, 120/80। ये 120 क्या है? ये सिस्टोलिक प्रेशर है हमारा, सिस्टोलिक प्रेशर है, और ये जो 80 है ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, ये नॉर्मल है, 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर।
इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ द मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक, वही लिखा हुआ है, और पंपिंग प्रेशर, ओके, एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और द रेस्टिंग प्रेशर. इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, ये देखिए, ये आपको याद रखना है, 140/90, 140/90 और हायर, मतलब 140/90 at least or above, ओके. 140/90 ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. सिस्टोलिक 140 हो और डायस्टोलिक 90 हो कम से कम, या इससे ज़्यादा. अगर इतना या इससे ज़्यादा है तब हम कहेंगे कि उसको पर्टिकुलर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है. ठीक है, देखिए फिर पढ़िए. इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर, इट शोज हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. ठीक, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, एंड हाई ब्लड प्रेशर क्या है, कम से कम 140/90 और इससे अबव. ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है 135/80, ये क्या है, या 135/85, तो क्या ये हाई बीपी है? तो हम इसका आंसर होगा नहीं, ये हाई बीपी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हाई बीपी का, ये देखिए, हाई बीपी का पैमाना क्या है, 140/90, एटलीस्ट 140/90 होना चाहिए. ठीक, एटलीस्ट 140/90 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पर्टिकुलर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है. ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट बीमारी दी हुई है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड. इसी का दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक, देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है. ठीक है, फिर हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई करती है आर्टरी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी. ठीक, हार्ट को ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी. मान लीजिए इस कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है. ये देखिए, मान लीजिए ये जो है फैट का डिपोजिशन शुरू हो गया, या कैल्शियम का डिपोजिशन यहाँ पे शुरू हो गया, तब क्या होगा, या मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना शुरू हो गया. तो देखिए ये नॉर्मल, ये ब्लड जो है ना, ये देखिए हार्ट के पास जा रहा है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है ना, वो कोरोनरी आर्टरी है ये. अब इसमें ये देखिए फैट का डिपोजिशन हो गया, तो देखिए ये ब्लड बमुश्किल देखिए पहुंच रहा है ना हार्ट के पास. ये जो हिंड्रेंस आ रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये इस ब्लड को हार्ट में जाने से रोक रहा है. ठीक है, तो ये जो ब्लॉकेज हो रहा है या ये जो स्टॉपेज हो रहा है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज often referred to as atherosclerosis affect the vessels that supply blood to the heart muscle. ये आपको याद रखना है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमारी अफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को that supply blood to the heart muscles. It is caused by deposits of calcium. ये PYQ हैं, आपको याद रखने हैं. It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of the arteries narrower. ओके, ये देखिए आर्टरी का ये जो ल्यूमेन है, ये देख रहे हैं आप, इसमें ये देखिए इसको नैरो कर दिया इसने पाथवे को. ठीक, इस वजह से क्या होगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी. ठीक है, फिर देखिए जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो हमारे चेस्ट में पेन उठेगा. ठीक, जो हमारी लेफ्ट आर्म की तरफ भी रेडिएट कर सकता है. इस पेन को हम लोग बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस. ठीक, ये देखिए ये थर्ड डिजीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंजिना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस. ये आपको याद रखना, ये एक्यूट चेस्ट पेन है. क्यों हो रहा है, ये कैड की वजह से भी हो सकता है. इसका मतलब ये है कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है. ठीक, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. ठीक,
व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। तो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि ब्लड जो है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। एंजीना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन among the middle aged and elderly. It occurs due to condition that affect the blood flow। ठीक है, तो कैड की वजह से भी ये एंजिना पेक्टोरिस जो है ऑब्जर्व होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिए, मान लीजिए ये देखिए ये ब्लॉकेज जो हो रहा है ना, इस वजह से हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिस वजह से ये आप एंजिना पेक्टोरिस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पेन भी हो सकता है, एक्यूट चेस्ट पेन है। ठीक है, फिर देखिए समझने की कोशिश करिएगा, अगर हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, हार्ट की मसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई का मतलब क्या है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई का मतलब ये है कि कोरोनरी आर्टरी में ये देखिए हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, किस वजह से, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो कैड की वजह से जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक मतलब when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे हार्ट फेल्योर के बारे में लिखा हुआ है, हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, हार्ट को नेचर ने क्या काम सौंपा है, हार्ट को नेचर ने काम सौंपा है ब्लड को पंप करने का। तो जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड को फ्लो नहीं कर पाता, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्योर। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली enough to meet the needs of the body। ठीक, it is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease। ठीक, फिर देखिए हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए ये तीन वर्ड्स आप यहाँ पे देखेंगे, हार्ट फेल्योर, फिर हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक, देखिए 1 2 एंड 3, ये हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ये तीनों ही वर्ड जो है ना वो एक जैसे ही हमें लगते हैं, लेकिन इनमें छोटा सा डिफरेंस है। देखिए हार्ट फेल्योर को समझने की कोशिश करिए, हार्ट को नेचर ने क्या काम दिया, ब्लड को पंप करने का। तो जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, फिर देखिए हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक वो कंडीशन है कि जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिस वजह से हार्ट की मसल जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो फिर ये कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट जो है, ये जो कार्डियक अरेस्ट है ना, देखिए कार्डियक साइकिल जब हम लोगों ने पढ़ी थी इसको वहां से याद रखिए कि कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा था, हार्ट बीट जनरेट हो रही थी ना, तो जब हार्ट जो है ना हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर पाता, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट बीट नहीं कर पाता उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। तो ये आपको याद रखना है कि कार्डियक साइकिल में हम लोगों ने लव और डव पढ़ा था ना, हार्ट बीट। तो जब हार्ट बीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, मतलब जब हार्ट जो है ना वो बीट नहीं कर पाता, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, और अ हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ डिसऑर्डर थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब उसका कम से कम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए 140/90। ठीक, कम से कम 140/90 या इसके अबव जब है तब उसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। फिर ये कैड क्या होती है, कैड का मतलब ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी है हमारी, वहां पे
कैल्शियम का, फैट का या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन शुरू हो गया है, जिस वजह से हार्ट की जो मसल्स है ना उनको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसका सिम्टम होता है एक्यूट चेस्ट पेन, जो हमारी लेफ्ट आर्म की तरफ भी रेडिएट कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। ओके, फिर देखिए यहाँ पे ये हार्ट फेल्योर लिखा हुआ है। हार्ट को नेचर ने काम दिया था ब्लड को पंप करना, तो अगर हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, तो फिर हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक ये है, ये देखिए हार्ट अटैक यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इसका एक रीजन कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है। ठीक, फिर ये एक वर्ड है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हमारी कार्डियक साइकिल जो है वो अरेस्ट कर जाए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक, तो आई होप ये डिसऑर्डर्स आपको क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को पढ़ा और कई सारे कार्डियक डिसऑर्डर्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले वीडियो को रिपीट करके देखिए और उसके बाद कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।